हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सही चल रही होगी। अब सिर्फ एक महीना या कह सकते हैं कि 40-45 दिन रह गए हैं और हमको अपनी आंसर राइटिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं आज जीएस पेपर 2 का, जिसका संबंध है पार्लियामेंट यानी कि संसद और विधायिका से है राज्य की यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस प्रकार से उसकी फंक्शनिंग होती है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यू अराइजिंग आउट ऑफ दिस, ये सारी बातें आप लोगों ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दौरान ज़रूर पढ़ी होंगी। ठीक है, तो आइए छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें मेंस एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखो, हमको पढ़ना है इसमें पार्लियामेंट और पढ़ना है हमको स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका। यानी कि सीधी भाषा में अगर हम गए तो हमको क्या पढ़ना है, लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो है प्रेसिडेंट, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक है निम्न सदन लोकसभा और राज्यसभा। ये बात तो स्पष्ट है, पार्लियामेंट का संबंध आर्टिकल 79 से है। तो हम लोग दरअसल पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 5 को। पार्ट 5 जो है उसमें आर्टिकल शुरू होता है 51 से लेकर 151 तक। आप जानते ही हैं ये सब बातें। तो पार्ट 5 का जो पहला चैप्टर है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, जो चलता है 51 से लेकर आर्टिकल नंबर 78 तक। याद आ रहा है ना आपको? तो आर्टिकल 51 से लेकर 78 के बीच में क्या है, राष्ट्रपति के बारे में है, उनका चुनाव है, उनकी योग्यता है, उनका टेन्योर है, उनका इम्पीचमेंट है। ठीक है, और भी कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट के जो यहाँ के अलावा भी हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट है, उनका अपॉइंटमेंट, उनकी पावर्स, ओके, अटॉर्नी जनरल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक, 51 से लेकर 78 तक के बीच में। उसके बाद आता है हमारा पार्लियामेंट, जो चलती है 79 से लेकर कहाँ तक, आर्टिकल 123 तक। कहाँ तक चलता है, 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक। कैसे? तो देखिए, 79 के बाद आपको पता चलेगा लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, उनका कंपोजिशन, लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर की पावर, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके प्रिविलेजेस और उनकी पावर, मनी बिल, फाइनेंस बिल, जॉइंट सेशन, ये सारी चीज़ें आपको 79 से 123 के बीच में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमको जान लेना पड़ेगा किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। और ये चीज़ें किस में दी गई हैं, पार्ट नंबर 5 में, राइट। इसी तरीके से इसी का रेप्लिका आपको कहाँ पे दिखाई देता है, स्टेट लेजिस्लेचर में। यानी कि किसकी बात होगी, पार्ट नंबर 6 की होगी। पार्ट नंबर 6 में क्या पता चलता है आपको, आपको पता चलता है गवर्नर के बारे में, आपको पता चलता है विधानसभा के बारे में, और आपको पता चल सकता है विधान परिषद के बारे में भी। अगर किसी राज्य में द्विसदनात्मक यानी कि बाय कैमरल व्यवस्था है तो उस केस में होगा। तो जिन सदनों में यानी कि जिन विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, वे क्या कहलाएंगे, बाय कैमरल। लेकिन केंद्र में हमारी व्यवस्था कैसी है, बाय कैमरल ही है। ओके, तो इन सब चीज़ों को देखना होगा। यहाँ से आपका आर्टिकल शुरू होता है आर्टिकल 152 से लेकर चला जाएगा आपका ये 213 तक। ठीक, कहाँ तक जाएगा, 213 प्लस जाएगा ये 233 तक। ओके, तो जिस तरीके से हमने इसको समझा है उस प्रकार से हमको यहाँ भी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक फ्रेमवर्क है कि किस पे हमें इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ओके, अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले पता चलेगा आपको राज्यसभा के बारे में, जिसको कहा गया है काउंसिल ऑफ स्टेट। किस आर्टिकल में है पता होना चाहिए, 80 में है। कैसे इसका कंपोजिशन है, ठीक है, ये तो सारी चीज़ें आपको एडवांस में ही पता है। परमानेंट हाउस है, 6 साल की इसकी अवधि होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं।
हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर होते हैं। इलेक्शन इनका इनडायरेक्टली होता है, ये भी आप जानते ही हैं। कैसे कैसे होता है ये आपको पता ही है, आप पढ़ भी लीजिएगा, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो राज्यसभा एक अपर हाउस है, ठीक है ना। उच्च सदन है, सीनियर हाउस कहा जाता है इसको, परमानेंट हाउस है। और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में इसका अच्छा खासा रोल है, कुछ चीज़ों को छोड़कर, सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़कर इसका अच्छा खासा क्या है, रोल है। बस मनी बिल में नहीं है ना। बाकी सब चीज़ों में ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में पूरी तरीके से क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसका जो मुखिया होगा वो कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, है ना। और एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन है आपका इसमें, वाइस प्रेसिडेंट है, ये आप जानते ही हैं, जिसको आप आर्टिकल 63 में पहले ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो जो रोल है एक्स ऑफिशियो पर्सन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, जो अध्यक्ष हैं, पदेन अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, वो ठीक वैसा ही होता है जैसा कि लोकसभा के स्पीकर का होता है, ओके। और राज्यसभा की कुछ अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को आ गया कि व्हाट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, है ना, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, तो भी आप समझा सकते हैं कि ये ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। कुछ आर्टिकल्स ऐसे कि आर्टिकल 249, तो वो इसकी सलाह पर संसद क्या कर सकती है, राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है। तो इस तरह की कुछ इसकी क्या है, एक्स्ट्रा पावर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में समझने को मिलेंगी। और थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जान लीजिएगा कि आखिर कब लोकसभा और राज्यसभा दोनों गठित किए गए थे। तो आपको पता चलता है इसके बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में आपको पता चलती है बात कि ये जो सदन है उनको अलग नाम से जाना जाता था उस समय, ब्रिटिश पीरियड में इनका गठन तब कर लिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि उस समय अंग्रेजों का इसमें बहुलता थी। लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि 1923 में जब स्वराज पार्टी बनती है तो किस तरीके से उन्होंने काउंसिल्स में चुनाव जीत के यहाँ पर प्रवेश लिया था और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में हिस्सा लिया था और अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे कि कौन सा वो भारतीय था जो इसका अध्यक्ष बना था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़ने में आपको मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगी, आसानी से चीज़ों को आप समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ आता है लोकसभा। लोकसभा एक पॉपुलर हाउस है, निम्न सदन कहते हैं, 5 साल कार्यकाल होता है इसके एमपी का, यानी कि ये एक अस्थाई सदन है, स्थायी सदन नहीं है। हर 5 साल में फिर से गठित होता है, लेकिन बीच में ये विघटित हो सकता है अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर मौजूदा सरकार हार जाए तो आर्टिकल 81 में जाएंगे आप, आपको पता चलेगा लोकसभा के बारे में। निम्न सदन है, मौजूदा स्थिति कितनी है, 545 है। इसका सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, भारत का नागरिक हो, 25 साल की कम से कम आयु हो, कम से कम चुनाव जीत कर आए, तब बनेगा क्या, वो एमपी बनेगा। यानी कि चाहे लोकसभा का एमपी हो चाहे राज्यसभा का हो, वो लोग हैं कौन, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्या है, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसके, पीपल्स के, यानी कि जनप्रतिनिधि हैं। क्या है ये सब, जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि के ऊपर कुछ कानून तो होना ही चाहिए। तो आपको पता चलता है कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को हम कहते हैं PRI ऑफ 1951। इसके अनुसार कुछ शर्तें इन लोगों पे लागू हैं, ठीक है, कि इसका उल्लंघन ना करें, ठीक है। तो लोकसभा में क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए लोकसभा में होते हैं MP, ठीक है, जिसमें सत्ता पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, और भी कई सारी पार्टीज के जो जीते हुए मेंबर्स होंगे वो यहाँ पहुंचेंगे। सरकार किससे बनेगी, जो मेजॉरिटी में होगा, जैसे कि इस समय बीजेपी और NDA गठन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको मंत्री परिषद कहते हैं, कैबिनेट होती है, कैबिनेट होती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें में पढ़ेंगे आप। तो आखिर पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट का काम है
मेन काम है लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट इज व्हाट? पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट क्या है? एक कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है भारत में। कानून बनाना एक प्रक्रिया है और उस कानून को बनने के लिए दोनों सदन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें हमको 3 प्रकार के बिल मिलते हैं, ऑर्डनरी बिल है, स्पेशल बिल है और मनी बिल है। तो ऑर्डनरी बिल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्डनरी बिल, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है वो किस तरीके से चलता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये सारी बात आपने पढ़ी होंगी पहले ही। हो सकता है कि प्रक्रिया पूछने को आ जाएगी, हाउ ऑर्डनरी बिल पासेस इन बोथ द हाउसेस। तो उस पूरी प्रक्रिया को भी आप समझ सकते हैं। आसान है, पढ़ने में सब समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से मनी बिल क्या होता है, मनी बिल को लेकर क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं, मनी बिल को लेकर लोकसभा का स्पीकर क्यों पावरफुल है, इस तरह की तमाम चीज़ें आपको पता चलेंगी, है ना। ये सारी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं। तो बिल पास होकर पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा, उस पर मोहर लगाएगा और वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो संविधान के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा। ठीक, यही है क्या? लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की परिधि में रहते हुए पार्लियामेंट क्या करती है? कानून बनाती है। और इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा आप देखते हैं कि जब सदन की चर्चा चलती है लोकसभा और राज्यसभा में, जब सदन सत्र बैठेगा, अभी शीत सत्र शुरू होगा दिसंबर में, तो उस समय देख सकते हैं कि किस तरीके से हाउस काम करता है। इसके अलावा आपको पता चलता है क्या? इसके अलावा बहुत सी चीज़ें और पता चलती हैं कि कई सारी टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेगी आपको। क्या देखने को मिलेगी? कई सारी टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी आपको संसद में। कमेटी सिस्टम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कमेटी सिस्टम की कौन कौन सी कमेटी होती है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, लोक लेखा समिति क्या होती है, क्या काम करती है, एस्टीमेट कमेटी क्या होती है। इन सभी कमेटीज़ के अलग अलग क्या हैं, काम होते हैं, और इन कमेटीज़ की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि स्क्रूटनी करते हैं किसी ऐसे बिल की जो विवादित हो जाए और विपक्ष के कहने पर कमेटी से जांच करवाए। इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये कमेटी सिस्टम भी आप पढ़ेंगे इस वाले पार्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर लोकसभा के स्पीकर को लेकर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, आर्टिकल 93। ओके, क्या स्पेशल पावर्स हैं लोकसभा के स्पीकर की? आर्टिकल 105 पता होना चाहिए, पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर 105 में। ठीक है, इसी तरीके से मनी बिल, चलो सबसे पहले जॉइंट सेशन देख लेते हैं। जॉइंट सेशन क्या होता है? आर्टिकल 108 हो गया। मनी बिल 110 हो गया। क्या इंपॉर्टेंस है, किस बिल को मनी बिल कहा जाता है? हो सकता है कि शॉर्ट 100 वर्ड में कोई क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या सीधे क्वेश्चन आ सकता है 50 वर्ड्स में ही, व्हाट आर द, राइट डाउन एनी 4 प्रोविजंस ऑफ मनी बिल, कि धन विधेयक के संबंध में कोई भी 4 प्रावधान लिखें। 50 वर्ड्स में आ सकता है, तो लिखे जा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हुए पहुंचेंगे फाइनेंस बिल के पास, आर्टिकल 117 में, है ना। यानी कि वित्त विधेयक क्या है, किस प्रकार से वित्त विधेयक धन विधेयक से डिफरेंस होता है, इस प्रकार की चीजें। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको पता चलती है, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पता चलती है राष्ट्रपति की, आर्टिकल 123 में। ये पूछने को आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डिनेंस, है ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डिनेंस, क्या राष्ट्रपति ने अब तक कोई ऑर्डिनेंस जारी किया है नहीं। इस प्रकार की तमाम चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो पार्लियामेंट वाले केस में ये सारी चीजें आप देखेंगे। साथ ही साथ PRI यानी कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सारी चीजें भी आपको इसमें देखनी होंगी। और मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने अपने एग्जाम के दौरान इसको देखा भी होगा। ये सारी चीजें समझने के बाद हम पहुंच जाते हैं कहां पर, आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में। और हमें ये पता चलता है कि इसका संबंध किस चीज से है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी से है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे हो सकता है कि
NJAC के बारे में पूछ लिया जाए कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इज हाउ डिफरेंट फ्रॉम द करंट अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। क्या ये व्यवस्था अच्छी होती अगर ये लागू रहती? इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, है ना, क्या क्वेश्चन हो सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू एंड हाउ इट इज डिफरेंस फ्रॉम द जुडिशियल एक्टिविज्म। किस प्रकार से न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन में फर्क है, क्या दोनों ही आवश्यक हैं? इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के पॉइंट पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप इस वाले पॉइंट को तैयार करेंगे। ओके, इसके बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं? CAG में आ जाते हैं। आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके फंक्शंस, उसकी नियुक्ति, कि कैसे CAG के सक्रिय होने की वजह से सरकार किस प्रकार से बैकफुट में आ सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे किसमें? पार्ट नंबर 5 में। ये तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया है, कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है ना। क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, लेम डक सेशन किसे कहते हैं, और कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी किताब और हमारे जो कंटेंट है उसको पढ़ के आपको पता चलेगा। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको पार्लियामेंट वाला पार्ट क्लियर है, अगर आपको पार्लियामेंट वाला पार्ट क्लियर है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पार्ट 6 आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है ना, उसका रेप्लिका है स्टेट वाला। जो फंक्शन गवर्नर के हैं ऑलमोस्ट वही फंक्शन किसके थे? राष्ट्रपति के थे, कुछ मामलों में छोड़कर। यहां आप समझ सकते हैं जो फंक्शन पार्लियामेंट के हैं या हुआ करते हैं वही फंक्शन किसके हैं? स्टेट लेजिस्लेचर के हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल के हैं। अब ये तो खैर आपको पता ही होगा कि किन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो खुद हमारा यूपी है। विधानसभा में कैसी व्यवस्था है? एक सदनात्मक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नर तो है ही, और अकेले विधानसभा और गवर्नर मिलकर क्या कर सकते हैं? कोई कानून बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर में इस तरीके से जो कानून बनेगा वो सिर्फ उस राज्य विशेष में ही लागू होगा। ये भी एक कानून बनाने वाली संस्था है, लेकिन इसके द्वारा बनाया गया कानून कहाँ लागू होगा? सिर्फ उस राज्य विशेष के अंदर। ठीक है, इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, ये अंडरस्टूड है वैसे भी। ओके, तो विधानसभा के बारे में पता चलता है, ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन है किसका? लोकसभा का। लोकसभा की सीटें तो पता ही है हमको 545 है, लेकिन जितनी भी विधानसभाएं हैं पूरे इंडिया के राज्यों में, जरूरी नहीं कि सभी विधानसभाओं में सीटें बराबर हों। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? यूपी में है 400 से भी ज़्यादा, और उत्तराखंड में हमारे कितने हैं? सिर्फ 70। यानी कि नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट द फंक्शनिंग इज मोर और लेस सेम। सब संविधान की परिधि के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। ओके, तो विधानसभा के मेंबर को कहते हैं MLA, और अगर विधान परिषद है तो उसके मेंबर को क्या कहेंगे? MLC कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। लोकसभा की ही तरह इसका भी कार्यकाल कितना है? 5 साल का है। MLC में राज्यसभा की तरह कितने साल का है? 6 साल का है। मेंबर्स का भी और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका भी कार्यकाल 6 साल का ही होगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के केस में हमारे पास क्या थे? हमारे पास उपराष्ट्रपति थे जो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस केस में, स्टेट के केस में, हमारे पास कोई वाइस गवर्नर नहीं है जो इसका क्या बने? इसका अध्यक्ष बने। तो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, लेकिन जो नियम कानून है पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के, वो MLA और MLC के लिए भी लागू हैं 1951 वाले। तो उस केस में जो PRI है, यानी कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिटीजन चार्टर किसको कहते हैं? होपफुली ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा जरूर कि सिटीजन चार्टर यानी कि नागरिक चार्टर क्या होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक, इसको पढ़िएगा। इसी तरीके से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और समझने जैसी है कि जो इंडिया का जो वोटिंग सिस्टम है ना, वो किस प्रकार का है। उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक, क्या कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इन इलेक्शन। यानी कि जो बहुमत प्रणाली है ना चुनाव की, उससे आप क्या समझते हैं और किस प्रकार से ये प्रोपोर्शनल सिस्टम से भिन्न है और भारत ने इस सिस्टम को ही क्यों अंगीकार किया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ इलेक्शन। और अगर लंबा क्वेश्चन पूछा जाए 150 मार्क्स में, तो ये भी पूछा सकता है कि क्या ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा है या वो रहेगा भारत जैसे देश के लिए। तो इसमें कई प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेबिसाइट, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देंगे आप इस वाले पॉइंट को तैयार करने में। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इन सब से निकल कर आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे कंटेंट में सारी बातें दी हुई हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉइंट नंबर 5 बड़ा व्यवहारिक सा है, आप लोगों ने प्रीलिम्स के एग्जाम के दौरान इसको पढ़ा भी होगा। कुछ एडिशनल फीचर्स मेंस के हिसाब से भी आप इसको देखना शुरू कर दीजिए और आंसर राइटिंग करना सीखिए। इसमें इस साल जो अभी यूपीएससी का पेपर हुआ है, वहाँ से पेपर नंबर 2 में खोजने की कोशिश कीजिए कि इस वाले पॉइंट से कोई क्वेश्चन आया है या नहीं। ओके, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, पढ़ाई करते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए। ओके, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट। थैंक यू।